हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। चलिए आप फटाफट से लगाइए अपनी अटेंडेंस और मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी धमाकेदार रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो चैप्टर नंबर 1 के नाम से ही शुरू हो जाता है कि मैम हमारी बुक में ये चैप्टर किसी और नाम से है, किसी किसी की बुक में ये है चैप्टर इवोल्यूशन एंड फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के नाम से, और किसी किसी की बुक में है ये बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से, या फिर किसी किसी में फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस के नाम से। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चे, सारे के सारे जो नेम्स हैं वो इसी चैप्टर के हैं, यानी कि कंटेंट आपको हर चैप्टर में यही पढ़ना है, चाहे कुछ भी नाम इसका लिखा हुआ हो। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो आपको कराया जा रहा है वही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये समझा कि बिजनेस क्या होता है, ये बिजनेस कहाँ से आया है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर बिजनेस कैसा था, कहाँ से आया और ट्रेड किस तरीके से किया जाता था। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर फटाफट से चलो समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेड इन इंडिया की, यानी कि क्या इंडिया के अंदर किस तरीके से ट्रेड रहा पहले के टाइम पर, वो हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग बिजनेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो एंशिएंट ट्रेड और प्रोस्पेरिटी की बात करूं तो इंडिया हमारा एक लीडिंग सेंटर माना जाता था फॉर द ट्रेड, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं थी। अगर आप सभी लोगों को पता हो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो वो भी अपना एक एम लेकर आए थे, उनके भी कुछ मोटिव थे हमारे इंडिया में घुसने के, क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है और उनके यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हुआ नहीं करते थे। तो जब वो लोग हमारे यहाँ पर आए शासन करने के लिए, तो हमारे मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स को वो लोग अपने देश में ले जाया करते थे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे और हमारे ही इंडियन मार्केट्स में आकर उसको बेचा करते थे। और इन सभी काम को करने के लिए दो रूट्स बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिसका नाम था सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, यानी कि चाहे लैंड बोलूं चाहे सी रूट्स बोलूं, दोनों के ही थ्रू हमारे यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज में जाया करता था और वहां से फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट होकर हमारी ही कंट्री में आया करता था। प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते थे जिसकी हमें कोई कमी नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स की वजह से उन सब चीजों की हमें यहाँ पर कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से वो सारा सामान भी अब हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो मोस्टली रॉ मटेरियल्स आप देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि स्पाइसेस, कॉटन, व्हीट, शुगर, इंडिको, सीसेम, ऑयल, पैरेट्स एंड दी अदर एनिमल प्रोडक्ट्स। बट ऑन दी अदर हैंड हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। उसके साथ साथ आया एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग एंड द हुंडीज। एंशिएंट टाइम पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो बहुत ही ज्यादा रिस्की माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें डर था कि कहीं रास्ते में चोरी ना हो जाए, कोई डकैती ना पड़ जाए। तो ट्रेड को डेवलप करने के लिए, ट्रेड को सिक्योर करने के लिए हमारे पास आया हुंडी सिस्टम फॉर द सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी। हुंडी का सिस्टम आया। अब ये हुंडी क्या होता है? जैसे आज के टाइम पर हम जिसको चेक कहते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर हुंडीज हुआ करती थी। ये भी एक पेपर की फॉर्म में होता था, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिख दिया करते थे कि कितना वैल्यू का ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। सो हुंडी वाज अ रिटन ऑर्डर, ये एक रिटन फॉर्म में होता था, लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था, जिसके अंदर इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि हमें पेमेंट करनी है। जिस भी पर्सन का नेम लिखा होता था, जैसे कि चेक होता है, अब चेक पे भी आप क्या करते हो, ऊपर एक नाम लिखते हो ना कि आप किसको चेक इशू कर रहे हो। इन द सेम वे हुंडीज भी क्या होता था, इन राइटिंग होता था और लोकल लैंग्वेज में उसको हम लोग लिखते थे, जैसे कि गुजराती, मराठी, इस तरीके से जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उस लोकल लैंग्वेज में वो लिखा जाता था। प्लस उसके अंदर उस पर्सन का नाम लिखा होता था जिसको पेमेंट की जाती है, जिसको पेमेंट करनी होती थी। एंड इट एक्टेड एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, और एक तरीके का ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था उस टाइम पर, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर कर सकते थे। जैसे कि हमारा एक ट्रेडर था सूरत में, उसको पेमेंट भेजनी थी किसी दूसरे ट्रेडर को जो कि दिल्ली में था, तो यहाँ पर उसको कैश कैरी नहीं करना है, उसको सिर्फ क्या कैरी करना है, उसको हुंडी कैरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योर पेमेंट सिस्टम के लिए हुंडी का डेवलपमेंट हुआ। अब ये जो हुंडीज थी, इसके थोड़े से फीचर्स देख लो और टाइप्स देख लो। मेन हुंडीज, पहली बात तो हमने ये समझा कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो मॉडर्न बैंकिंग से पहले था। इससे पहले कि हमारे यहाँ पर मॉडर्न बैंकिंग आती, हमारे पास हुंडीज आई। और ये कैसे होता है? इट इज रिटन इन द वर्नाकुलर
मतलब कि लोकल लैंग्वेज में ये लिखी होती है। नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल है। मैं जैसे अपना चेक किसी और को दे सकती हूँ, इन द सेम वे हम हुंडीज को भी किसी और को यहाँ पर दे सकते थे। और ये क्रेडिट सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि फ्यूचर जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये कुछ तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है हमारी हुंडीज। अब यहाँ पर हमारे पास मेन हुंडीज के कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, जिसमें पहला है दर्शनी। दर्शनी का मतलब होता है जहां देख लिया वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी है। उसके बाद मुद्दती। मुद्दती होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको इसको पेमेंट करना होता है, यानी कि यहाँ टाइम पीरियड नहीं है लेकिन यहाँ एक टाइम पीरियड होता है। शाहजोग, ये रिस्पेक्टेड पर्संस के लिए ही सिर्फ इशू की जाती थी। नामजोग, जो कि स्पेसिफिक नेम, यानी कि जिसका नेम हम लोगों ने मेंशन किया होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये पे की जाती थी। ठीक है, तो ये मेन हमारे 4 टाइप्स ऑफ हुंडीज है। उसके बाद मेजर एंशिएंट ट्रेड सेंटर्स हमारे यहाँ पे कौन कौन से थे उस टाइम पर, तो हमारे यहाँ पर मेन थे जैसे कि पाटलिपुत्र, जिसको आप पटना के नाम से जानते हो, यहाँ पर स्टोन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। पेशावर, जहां पर आप वूल और इंपोर्टेड हॉर्सेस और लिंक्ड ट्रेड विद चाइना एंड द रोम, और यहाँ पर इनका जो ट्रेड था वो चाइना और रोम के साथ चल रहा था। तक्षशिला, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर द ट्रेड एंड एजुकेशन, और यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे थे। सूरत, जो कि मुगल एरा के अंदर एक हब माना जाता था फॉर द वेस्टर्न ट्रेड, फेमस था जरी बॉर्डर टेक्सटाइल्स के लिए। कांचीपुरम, यहाँ पर पर्ल्स, ग्लासेस और द प्रीशियस स्टोन्स जो होते थे चाइनीज मर्चेंट्स के साथ, हम यहाँ पर उनके साथ डील करते थे। और भी बहुत सारे सेंटर्स है जैसे कि उज्जैन, मिथिला, मदुरई वगैरह। तो यहीं से हम लोग को क्या करते थे, मेजर जो हमारा ट्रेड होता था वो यहीं से हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो हमारी हिस्ट्री थी कि क्या था और कैसे था। तो मेन बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं असली चीज पर, जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। यहीं से हमने शुरुआत करी, यहीं से हमने समझना शुरू किया था दैट व्हाट इज बिजनेस और इसके कितने कितने कैसे कैसे रूप है। तो बच्चों, बिजनेस को समझने से पहले जान लेते हैं कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर बिजनेस के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं ना। तो बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी है ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को बोला हमने इकोनॉमिक और दूसरे को हमने बोला नॉन इकोनॉमिक। अब मतलब क्या होता है इसका? अब बच्चे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कमाना है पैसा। अब पैसा हमें किस तरीके से कमाना है वो एक अलग बात है, बट जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमने इसलिए की है क्योंकि हमें पैसा कमाना है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन कुछ काम हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां हमें पैसा नहीं कमाना होता, वहां हमें कुछ सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, उसे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे दान पुण्य का काम करते हैं, हम लोग चैरिटी करते हैं। तो चैरिटी हम इसलिए नहीं करते कि हमें पैसा कमाना है, हम चैरिटी करते हैं अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कि ठीक है, समाज सेवा का काम करना है हमें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें कहूंगी, अपने घर में ही देख लिया करो कि तुम्हारी मम्मी रोज खूब सारी मेहनत करके तुम्हारे लिए खाना बनाती है, बट वो कभी भी उस खाने के लिए तुमसे पैसे चार्ज नहीं करती हैं कि तुम्हारे हाथ में टिफिन पकड़ाते वो कहती हो कि चलो आज के 100 रुपए निकालो। ऐसा वो कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उस काम को कर रही हैं आउट ऑफ द लव, अफेक्शन, और वो कहलाता है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर आपकी वही मम्मी चलाती हैं एक डब्बा सर्विस या फिर उनकी है क्लाउड किचन जहां पर वो लोगों को खाना खिलाती हैं लेकिन बदले में पैसे चार्ज करती हैं, तो बेटा वहां पर वो पैसे कमाने के लिए उस काम को कर रही हैं, तो वो हो गई उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज है जो पैसे कमाने के लिए की जा रही हैं, और पैसा हमारा अलग अलग फॉर्म में होगा, यहाँ पे कहीं पर ये प्रॉफिट की फॉर्म में होगा, कहीं पे ये सैलरी वेजेस की फॉर्म में होगा, तो कहीं पे फीस की फॉर्म में होगा, बट अल्टीमेटली हम लोग पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। बट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जहां पर हमारा एम बिल्कुल भी मनी अर्निंग नहीं है, जहां पर हम बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं चाह रहे, सिर्फ अपने पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब अगर आप डेफिनेशन में यहाँ पर ध्यान दें तो बेटा यहाँ लिखा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पर्पस है वो क्या है, पैसा कमाना है। और इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि यहाँ हमें पैसा कमाना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो हम पैसा कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमने क्या बात समझी कि बिजनेस क्या है,
एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे होती है, कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ रिस्क भी है, यहाँ अनसर्टेनिटी भी है। अनसर्टेनिटी मतलब कि कभी बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, कभी बिजनेस खराब चल रहा होगा, तो अनसर्टेनिटी है। और यहाँ हम लोगों को सेटिस्फैक्शन देना है टू दी कस्टमर्स। जैसे कि एक शॉपकीपर ग्रोसरीज बेचता है डेली बेसिस पर क्योंकि वो कमाना चाहता है प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी, तो एक बार उसका जरा डिफरेंस भी देख लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऐसी एक्टिविटीज जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, बट अगर अपने पर्सनल और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ हमारा जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना है, बट यहाँ हमारा मोटिव लव, अफेक्शन और हमारी ड्यूटी हो सकती है। जैसे कि एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है तो सैलरी लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट वही टीचर, वही मम्मी वैसे तो टीचर है लेकिन घर में जब अपने बच्चे को पढ़ाती हैं तो उससे किसी तरीके की ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करती हैं, तो वो उनकी क्या है बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलो अब यही इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सा, यानी कि पैसे कमाने को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, हम प्रोफेशन में जाकर पैसा कमा सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर किसी के अंडर काम करके यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भी पैसा कमा सकते हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां आप प्रॉफिट मोटिव से काम करते हो वो बिजनेस होता है, बट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आप स्पेशलाइज सर्विस देते हो, जैसे कि अगर राजू को बिजनेस करना है तो राजू को किसी भी तरीके की कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर सोशल स्किल्स, मैनेजर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो तो वाह भाई वाह हो जाएगा और वो बिजनेस कर सकता है। अरे एक सब्जी के ठेले लगाने के लिए क्या ही क्वालिफिकेशन की जरूरत है उसको, बस उसके सुर अच्छे लगने चाहिए कि आलू ले लो, गोभी ले लो, क्यों भाई, और आंटियों से अच्छी खासी बातचीत बनानी आनी चाहिए और बिजनेस शुरू हो गया। बट वहीं पर अगर राजू को बनना है लॉयर, तो भाई देखो भले ही गली मोहल्ले में तुम कितनी भी लड़ाइयां कर लेते हो और दलीलें पेश कर लेते हो, बट जब आपको कोर्ट में जाकर लड़ना होगा ना तो उसके लिए वहां पर एक डिग्री की जरूरत होगी जो कि होती है LLB। तो मतलब जितने भी प्रोफेशंस के अंदर लोग होते हैं उन सभी के पास अपने प्रोफेशन से रिलेटेड होती है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कि एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे होते हैं हमारे कुछ प्रोफेशनलिस्ट जो देते हैं अपनी कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी मैं ये कहूंगी कि क्वालिफिकेशन चाहिए हो भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जॉब करते हैं। अब अगर आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, बट वहीं पे अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क पे। बट यस, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप लोग काम करते हो फॉर दी वेजेस एंड सैलरी। सबके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे कि अपनी एक फैक्ट्री चलाना बिजनेस होता है, डॉक्टर और CA ये प्रोफेशंस के अंदर होते हैं, और किसी बैंक में काम करना ये आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब 1 by 1 इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। तो बिजनेस को समझने के लिए अरे बच्चों कमाओ ना, प्रॉफिट इन रुपीज, याद है ना, सारी की सारी एक्रोनिम्स याद करनी है आपको। सो कमाओ प्रॉफिट इन रुपीज के अंदर प्रॉफिट है प्रॉफिट अर्निंग के लिए, R है रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस, U है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, P है हमारे पास प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, E है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनदर E है एलिमेंट ऑफ रिस्क, और S है हमारे पास सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए 1 by 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जैसे कि एक दुकानदार गुड्स बेचता है अपने दुकान पर। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम 2 ही काम कर रहे हैं, या तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के बैठे हैं यानी कि हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हम एक जगह से सामान लेते हैं और दूसरी जगह पर उसको बेच देते हैं यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस। तो गुड्स या तो प्रोड्यूस किए जाएंगे या फिर कहीं से प्रोक्योर किए जाएंगे यानी कि खरीदे जाएंगे सेल करने के लिए। जैसे कि एक बेकरी बनाती है केक, तो जो बेकरी केक बनाती है उसको केक का सामान कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्शन भी कर रही है और प्रोक्योरमेंट भी करती है। उसके बाद सेल और एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर या तो बेचे जा रहे हैं या फिर एक्सचेंज किए जा रहे हैं। जैसे कि एक दुकान पर कपड़ों को बेचा जाता है तो यहाँ पर आप सामान बेचते हो और बदले में पैसा लेते हो। रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए,
एक ही दिन अगर तुम बिजनेस करके आए हो, एक ही दिन का अगर कोई तुम सामान बेच कर आए हो, जैसे कि हमारा राजू एक दिन सिर्फ अपने घर की टेबल बेच कर आया और अपनी मम्मी के सामने आकर कहता है कि मम्मी मम्मी तुम्हारा बेटा बिजनेसमैन बन गया, तो मम्मी ने उसे खूब समझाया कि बेटा एक दिन की ट्रांजेक्शन को हम लोग बिजनेस नहीं कहते। हाँ, अगर तुमने अपनी फर्नीचर की दुकान खोल ली और तुमने अगर फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया तो बच्चे तब तुम कहलाओगे कि तुम एक बिजनेसमैन हो। तो बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी होना जरूरी होता है। वन टाइम पेमेंट, वन टाइम ट्रांजेक्शन करने से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते। उसके बाद यहाँ होता है प्रॉफिट अर्निंग। हमारा मेन पर्पज ये है कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं भाई, करने के लिए आए मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमें पैसा कमाना है। बट ये पैसा है अनसर्टेन, यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। कभी तो तुम्हारे पास छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा और कभी कभी तो तुम पैसे के लिए तरस जाओगे कि अरे यार ये तो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस चल रहा है। तो अनसर्टेनिटी है कि कितना रिटर्न होगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है तो कभी बहुत कम भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यहां पर हमें ये बात समझाई जाती है कि कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना नहीं चलता। नो रिस्क नो गेन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क ना हो, और रिस्क लेना जरूरी भी है क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। क्यों भाई, है ना? तो बिजनेस को अगर बढ़िया तरीके से चलाना है तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क तो हमें यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रोफेशन की तरफ, और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दैट विद राइट पैशन everyone can achieve success। तो बेटा इसके अंदर यहाँ पर W से है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, R से है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, P से हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन, E से हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और हमारे पास S से है यहाँ पर सर्विस मोटिव। ठीक है, तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी हमारे पास प्रोफेशन है बच्चे, वहां सभी के अंदर आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो आपको यहाँ पर आने चाहिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का काम। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो अकाउंटिंग फॉर्म में आएगा, वो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, तो आपकी जो नॉलेज है वो उसी चीज के रिगार्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी भी प्रोफेशन में एंट्री डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं, आपको कुछ क्वालिफिकेशन अटेन करनी पड़ती है, तब जाकर ही आप यहाँ पर उस प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे। जैसे कि अगर किसी को लॉ प्रैक्टिस करनी है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करना पड़ेगा, या अगर आपको LLB करनी है तो आपको पहले क्लैट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी ये प्रोफेशन होते हैं ये जुड़े होते हैं किसी ना किसी एक रेगुलेटरी या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से, जो इनके प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस इनके लिए ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, जो इन्हें अपने प्रोफेशन में फॉलो करना होता है। जैसे कि ICAI बनाता है CA के लिए, MCI बनाता है डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब हर प्रोफेशन के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, कुछ नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको ये बताते हैं हाउ टू बिहेव इन अ प्रोफेशन, कि आपको उस प्रोफेशन को फॉलो करते टाइम कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ पर मेंबर्स को स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना होता है, पूरी ऑनेस्टी और पूरी इंटीग्रिटी के साथ। और ये जो कोड्स होते हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू। तो जितने भी हमारे ये प्रोफेशंस हैं सभी को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। जैसे कि एक डॉक्टर मेंटेन करता है पेशेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। उसके बाद सर्विस मोटिव, जितने भी यहाँ पर ये लोग हैं प्रोफेशन के अंदर, सब लोग तुम्हें सर्विस दे रहे हैं। कोई सामान बेच रहा है क्या इनमें से? कोई आपको सामान नहीं बेच रहा, सभी लोग यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं? अपनी प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, जैसे कि एक लॉयर आपके लिए लड़ता है ना अदालत में, क्यों? क्योंकि वो दे रहा है आपको कुछ लीगल सर्विस। उसके अलावा एक बोनस पॉइंट भी ले लो कि यहाँ पर ये लोग सभी अपनी सर्विस के बदले में फी चार्ज करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अर्न करते हैं इनकम इन द फॉर्म ऑफ फीस, ना कि प्रॉफिट या वेजेस की फॉर्म में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आप सभी को क्लियर। आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, जहां पर हम कहते हैं कोड टू अर्न कैपिटल। जहां पे कोड से है बेटा कोड ऑफ कंडक्ट या एजुकेशन के लिए, ए है हमारे पास एग्रीमेंट के लिए, आर है रिवॉर्ड और रिटर्न के लिए, एन है हमारे पास नेचर ऑफ वर्क के लिए, और कैपिटल है हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हर एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ एग्रीमेंट या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जो है
ये कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगी कि जिस भी कंपनी को आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे उनके साथ कोई ना कोई आपकी बातचीत हुई होगी। अब वो बातचीत ओरल में भी हो सकती है या उसी बातचीत को जब वो रिटन फॉर्म में कर देते हैं तो बन जाता है एक रिटन एग्रीमेंट। उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, हर एम्प्लॉय को भी अपने उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी नॉर्म्स है, उसे फॉलो करना होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। रिवॉर्ड और रिटर्न, जब आप किसी की मजदूरी करते हैं ना तो उस मजदूरी के बदले में आपको यहाँ पर मिलती है फिक्स्ड और रेगुलर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। तो बिजनेस में बन जाते हो तुम राजा बाबू, प्रोफेशन में बन जाते हो तुम प्रोफेशनलिस्ट, और एम्प्लॉयमेंट में आके हम बन जाते हैं मजदूर। ठीक है, तो मजदूरी के बदले में क्या मिलता है बच्चों? सैलरी और वेजेस। उसके बाद कितना पैसा लगाना है? अरे एक मजदूर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग पैसा लगाने के लिए? तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉय को किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस काम को शुरू करने से पहले। काम कैसा करना है ये तो बाबूजी डिपेंड करेगा ना कि तुम कैसा काम कराओगे हमसे। तो यहाँ पर आपके स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही पता चलेगा कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है वर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसी के रिगार्डिंग आपका वर्क होगा। एजुकेशन, अब वही बात कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो डिफर करती है, डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का काम करते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। ठीक है, चलो अब फटाफट से इन तीनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि बिजनेस, अगर मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ये मेरा डिसीजन है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होंगी। बट प्रोफेशन में आने के लिए मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल बॉडी के साथ, और एक लाइसेंस भी हो सकता है लेना पड़े अपने प्रोफेशन को रन करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में तो एक अपॉइंटमेंट हो जाए बस मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में और काम करना शुरू। यहाँ हम किस तरीके का काम करते हैं? यहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, बट यहाँ हम देते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग एम्प्लॉयर्स के रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि अभी मैंने राजू के बारे में आपको बताया। बट यहाँ तो आपको स्पेसिफिक एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी, और यहाँ डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है, आपका एम्प्लॉयर कितनी एजुकेशन आपसे मांगता है उतनी आपको यहाँ पर अटेन करनी होगी। रिटर्न, यहाँ प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ फीस, और यहाँ पर सैलरी और वेजेस। कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पर हाई है और डिपेंड करता है आपके काम पर कि कौन सा आप काम करते हो, उस हिसाब से कैपिटल लगाओगे। बट यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे तो आपको कैपिटल की जरूरत है ही नहीं। रिस्क यहाँ तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं बिजनेस चले ना चले, तुम पैसा तो खर्च करके बैठ गए हो, बट चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है। प्रोफेशन में भी रिस्क है, थोड़ा सा लो है कि तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, पेशेंट आएगा नहीं आएगा, इट डिपेंड्स। बट वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में जो रिस्क है वो नहीं है, एक बार आपने जॉब ज्वाइन कर ली है तो आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा ही। एग्जाम्पल जैसे कि एक शॉप चलाना, एक फैक्ट्री चलाना बिजनेस है, वहीं पे डॉक्टर और लॉयर बन जाना एक प्रोफेशन है, और बैंक का क्लर्क बन जाना एक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी, तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बच्चों इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिवाइड किया था उप्स में, जहां पर उप्स का ओ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पी से है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और एस से होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करूंगी तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और वो अपने बारे में सोचता है तीन तरीके से, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हम जब बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो भैया कम से कम इतना पैसा तो कमा लो कि जितना तुम्हारी जेब से खर्च हुआ हो, तभी तो मार्केट में तुम अपनी पहचान बना पाओगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का अपनी एक पहचान बनाना, मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव करना, जिसके लिए आपको कम से कम इतना रेवेन्यू अर्न करना होगा कि वो आपकी कॉस्ट के बराबर हो जाए। बट कब तक ऐसा चलेगा? एक बार सर्वाइवल हो गया, एक बार लोगों के कानों में आपके बिजनेस के बारे में आवाज आनी शुरू हो गई है, तो उसके बाद अब आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल से तो काम नहीं चलेगा। अब आपको अगला क्या कमाना होगा? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कब कमा पाओगे? जब आप यहाँ पर अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना शुरू करोगे कॉस्ट से, यानी कि अगर तुमने 100 रुपए लगाए हैं तो भैया घर आना है 150 रुपए के साथ, तभी तुम प्रॉफिट में हो। क्योंकि प्रॉफिट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक अपने बिजनेस की ग्रोथ, अपना एक्सपेंशन, अपने इनोवेशन कहाँ से लेकर आओगे, प्लस मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तुम ये जो इतना रिस्क लेकर बिजनेस कर रहे हो, अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा भाई कोई बिजनेस? सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर योर रिस्क टेकिंग, तो इसलिए प्रॉफिट कमाना बहुत ही जरूरी होता है। अब
जब तुम प्रॉफिट कमाने लगोगे तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचोगे। तो कब पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है? जब तुम्हारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज बढ़ने लगे। तुम पहले एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब तुम 10 प्रोडक्ट बनाने लग गए हो। अरे वाह, सीधे 10। पहले तुम्हारे यहाँ 100 कस्टमर आते थे, आज तुम्हारे यहाँ 1000 कस्टमर आते हैं। तो ऐसे में तुम्हारे बिजनेस की हो रही है ग्रोथ। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, सिर्फ अपने बारे में सोच के तो लेकिन काम नहीं चलता है ना। इस सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो आ जाते हैं फिर हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जहां हम लोग सोचते हैं कि हमें प्रोवाइड करने हैं बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। अब वो बेनिफिट्स हम कैसे कैसे दे सकते हैं? अच्छे दामों पर अच्छा सामान देकर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, या फिर उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उन्होंने हम पे इतना विश्वास किया, हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, तो बदले में हमें उन्हें अच्छा रिटर्न देना तो बनता है ना। उसके अलावा बहुत सारी हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं कुछ एजुकेशनल, हेल्थ केयर या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को, तो जहां पर हम लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये आगे आपको समझ सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे तुमने अपने बारे में भी सोच लिया, तुमने सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया, बट अब उन लोगों के बारे में भी तो सोचो जो तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं, जो इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, यानी कि तुम्हारे यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज। तो अगले ऑब्जेक्टिव उन्हीं के लिए आते हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 पार्ट्स में, जहां पर उनका पहली होती है उनकी फाइनेंशियल नीड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स की, जिसमें हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स के बारे में, यानी कि अच्छा पैसा मिलना, यानी कि सैलरी तो अच्छी मिले ही, साथ में कुछ बोनस मिले, कुछ इंश्योरेंस भी करा दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीजें मिल गई तो दूसरी नीड आ जाती है सोशल नीड, यानी कि हमें पहचान भी तो चाहिए, हमारे काम को एक पहचान मिले, हमें थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिले, स्टेटस मिले। जब भी कोई डिसीजन लो तो यार हमें इन्वॉल्व करो ना। तो हमें यहाँ चाहिए पीयर रिकॉग्निशन, जहाँ पे पीयर का मतलब होता है ग्रुप, कि अपने ग्रुप में एक अलग पहचान बनाना। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें चाहिए होती है हायर लेवल नीड। अब हायर लेवल ऑफ नीड्स में हम बात करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रमोशन कर रहा है या हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमें एआई टूल्स सिखा रहा है ताकि हमारे फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं, तो ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहा है अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स? अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये 3 थे बच्चों हमारे कौन से, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। चलो, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। और यहाँ पर हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी कनेक्टेड है विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कॉटन तो है, बट उस कॉटन को एक यूजफुल मैनर में कैसे इस्तेमाल किया जाए। हमें यहाँ पर कपड़े चाहिए, गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में मोटे मोटे कपड़े तो नहीं पहने जाएंगे, ऐसे में चाहिए हमें कॉटन क्लोथ्स। तो अब कॉटन को कॉटन क्लोथ्स तक कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये जो लंबा सफर है ये तय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। तो चलो कॉटन से कॉटन क्लोथ्स बना तो लिए हैं, बट इस कॉटन क्लोथ्स को मार्केट में कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए भी एक रोल प्ले करता है हमारा इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यही सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ब्रीडिंग, कंस्ट्रक्शन और कुछ सर्विस सपोर्ट हमें यहाँ पर मिलता है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो चलिए अब बात करते हैं इनके सभी के डिविजन्स के बारे में। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री। बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल निकालने का काम किया जाता है, कि प्राइमरी इंडस्ट्री हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। बट ये प्राइमरी इंडस्ट्री 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहां पे आप प्रोडक्ट्स निकालते हो फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। प्लीज ये आपका कीवर्ड है कि यहाँ पर जो निकाला जाता है आपका रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, वाटर, आपका जो सॉइल है वहां से अगर निकाला जा रहा है, तो मतलब
या माइन से निकाला जा रहा है। तो जब आप प्योर नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आप सामान निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं। ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल देती हैं अदर इंडस्ट्रीज को, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड द ऑयल एक्सट्रैक्शन। सो माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है कोल विच इज यूज्ड बाय द पावर प्लांट्स, जो कि अदर पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चलता है फॉर द फर्दर रिप्रोडक्शन, कि हम यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं ताकि फर्दर रिप्रोडक्शन कराया जा सके। जैसे कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग करना, कैटल ब्रीडिंग करना, नर्सरीज चलाना या फिश हैचरीज चलाना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और दी प्लांट्स, बट यहाँ पर प्योर नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें की जा रही हैं। जैसे कि एक नर्सरी प्रोड्यूस करती है हाई यील्ड प्लांट वेराइटीज फॉर द सेल, कि यहाँ पर अच्छी वेराइटीज के प्लांट ग्रो किए जाते हैं ताकि उसको आगे बेचा जा सके फॉर द मेडिसिनल पर्पज या और फॉर द अदर पर्पजेस। ठीक है, सो आई होप कि प्राइमरी इंडस्ट्री सब बच्चों को क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जो रॉ मटेरियल हमको मिला प्राइमरी इंडस्ट्री से, उसको फिनिश गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर फ्यू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल आया उसको प्रोसेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स और यू कैन से द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो फर्दर प्रोडक्शन में अभी और इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करती हूं मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। और याद करो बच्चों, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक एक्रोनिम पढ़ी थी, असाप। ठीक है, या फिर मैंने तो इसको क्या बोला था, साप, सिंथेटिकल, एनालिटिकल, असेंबली और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती हूँ एनालिटिकल की। अब एनालिटिकल और सिंथेटिकल को ज्यादा अच्छे से समझना है क्योंकि इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर सेपरेट किया जाता है एक प्रोडक्ट को डिफरेंट एलिमेंट्स में, यानी कि एक से बहुत सारे एलिमेंट्स जब बनाए जाते हैं तो वो एनालिटिकल होता है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी सेपरेट करती है क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में, एक से बहुत सारे बनना इज एनालिटिकल। बट सिंथेटिकल का मतलब क्या होता है, बहुत सारों से एक बनना, यानी कि कंबाइन करता है बहुत सारे रॉ मटेरियल को ताकि एक नया रॉ मटेरियल बनाया जा सके, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपके रॉ मटेरियल को लेकर जाता है अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में जाकर आपका यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी से अलग अलग फिनिश गुड्स को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है फिनिश गुड्स को ही, टू मेक अ न्यू फिनिश गुड्स। ठीक है, ताकि एक अलग से फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एज द नेम सजेस्ट, ये ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरियाज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना या टनल्स बनाना। यहाँ पर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम लोग मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री सबको हुआ क्लियर। अब आते हैं टर्शरी इंडस्ट्री पे। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं सारी की सारी सर्विसेज। तो ये कुछ हमारी सपोर्ट सर्विसेज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं। यहाँ आपके लिए यूटिलिटीज यानी कि बेनिफिट्स क्रिएट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजिंग। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज मूव करती हैं गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया खत्म टर्शरी इंडस्ट्री। तो बताइए इंडस्ट्री वाला पार्ट सबको क्लियर है? थम्स अप करते जाना कि यस मैम, ये वाला सब हमें क्लियर होते हैं। हम लोग बच्चों कॉमर्स पे। तो कॉमर्स, अगर आपने यहाँ पर पीछे की सारी बातें अच्छे से समझ ली है तो अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। चैप्टर ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया। कॉमर्स, अब कॉमर्स के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी जो आपको आपके गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगी। कि चलो इंडस्ट्रीज की हेल्प से आपने रॉ मटेरियल निकाल लिया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कर लिया है, बट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तक सामान को ले जाने के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। तो सारी एक्टिविटीज हम लोग कॉमर्स में करते हैं, जहां पर कॉमर्स रिमूव करता है द हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों?
रुकावटें कि हम लोग नहीं मिला पा रहे थे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आपस में, तो कॉमर्स ने हमारे लिए किया वो काम बहुत आसान, जहां पर उसने प्रोड्यूसर को मिलाया एक कंज्यूमर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिंड्रेंसेस रिमूव करेंगे ऑफ द प्लेस, पर्सन, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस की बात करूं, तो हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को रिमूव किया है किसने? ट्रांसपोर्टेशन ने, कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाया जाता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। और अगर मैं बात करूं ऐसी रुकावट जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाना था, यानी कि थी हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, तो उसको रिमूव किया ट्रेड ने, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रेड की हेल्प से इनके बीच की जो दूरी थी ये खत्म हुई। अगर मैं बात करूं हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, यानी कि जिस टाइम पर सामान कंज्यूमर मांग रहा है उस टाइम पर प्रोड्यूसर उसे वो सामान पहुंचाए, तो उसके लिए पहले से सामान को रेडी करके रखना जरूरी था, स्टोर करके रखना जरूरी था, तो उसके लिए हमारे पास आया वेयर हाउसिंग। तो रोल ऑफ कॉमर्स भी है ये आपका, और अभी इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आएगा, सब में आपका ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है। ठीक है, उसके बाद रिस्क। अब आप डर रहे थे कि किस तरीके से हम जो यहाँ पर हमारे सामने इतने सारे खतरे हैं उससे खुद को बचाएं, तो ऐसे में हमारे पास आया इंश्योरेंस, जिसने आपके रिस्क को कम करने की कोशिश करी। फिर आपको पैसों की दिक्कत हो रही थी, तो हमारे पास आई बैंकिंग सर्विस, जिसकी हेल्प से आपके पैसों की समस्या हुई दूर। अब इन सभी चीजों में किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर को बताएंगे कि हमारे पास ये सामान है, यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी, तो उसके लिए हम लेकर आए एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी की सारी जो रुकावटें आ रही थी एक कॉमर्स यानी कि बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, तो बिजनेस को करते टाइम जितनी भी रुकावटें थी वो सारी रुकावटें दूर करी हमारे कॉमर्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो एक तरीके से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या रोल ऑफ कॉमर्स अगर मैं कहूं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ट्रेड देखो, ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड इज जस्ट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि जब भी हम अपने गुड्स को खरीदते या बेचते हैं तो बेटा वो ट्रेड कहलाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब ये जो हमारा ट्रेड है बच्चों, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो हमारा ट्रेड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हमने नाम दिया है इंटरनल, तो दूसरे को हमने नाम दे दिया है एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल बोलूं, डोमेस्टिक ट्रेड बोलूं, होम ट्रेड बोलूं, एक ही बात है। वहीं पे एक्सटर्नल ट्रेड की बात करूं, फॉरेन ट्रेड बोलूं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलूं, बात एक ही है। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब यही बाइंग एंड सेलिंग आप विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अगर करते हो, यानी कि सेम कंट्री के अंदर, अगर आप इंडिया का इंडिया में ही ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका इंटरनल ट्रेड है। बट अगर यही काम आपने बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर कर दिया, यानी कि एक, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिलकर आपस में ट्रेड कर रही हैं, कि इंडिया जापान के साथ या यूएसए के साथ अगर ट्रेड कर रही है, तो वो कहलाएगा आपका फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। अब अपनी खुद की कंट्री में भी हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, होलसेल और रिटेल। अब जब आप ट्रेड करते हो इन बल्क क्वांटिटीज, यानी कि बहुत भारी मात्रा में सामान को खरीदा या बेचा जाता है, जिसको आपने सुना होगा होलसेल मार्केट जैसे हम लोग कहते हैं, तो जहां पर बल्क क्वांटिटीज में डीलिंग होती है वो होलसेल मार्केट होती है। बट वहीं पर हमारे घर बार के, हम लोग के घरों के आसपास जो हमें दुकानें देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ना रिटेल आउटलेट्स, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेड के अंदर वही सब सामान जब छोटे छोटे लॉट्स में हमारे पास आता है ताकि कस्टमर्स को पहुंचाया जा सके, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिटेल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड भी हमारे पास तीन तरीके का होता है, जिसे कहते हैं हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देश से सामान को खरीदना, import is related to the buying of goods, but वहीं पे export is related to the selling of goods to the other countries। और वहीं पे entry port क्या होता है? entry port का मतलब होता है buying plus selling, मतलब कि एक देश से खरीद कर दूसरे देश में बेचना। हमने एक देश से खरीदा इसलिए नहीं कि हमें इस्तेमाल करना है, वही सेम चीज हमें दूसरे देश में बेचनी है, तो उसे हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट। ठीक है, सो ट्रेड हो गया आपको क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। तो जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई कॉमर्स में, वो सारी चीजें ही हैं कि हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। सबसे पहली बात तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। एड्स का मतलब होता है हेल्प, सपोर्ट। ये जितने भी हमारे यहाँ पर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी हमने जब पढ़ा कॉमर्स के बारे में, तो वहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें एक बार डिस्कस कर ली थी।
तो एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है कि वो सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज, वो सारी सपोर्टिंग फैसिलिटीज जो किसी भी ट्रेड को सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी होती है और सारी रुकावटों को हटा देती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए रिमूव करता है प्लेस का बैरियर, क्योंकि ये मूव करता है गुड्स को फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर्स टू द मार्केट्स। वहीं पे कम्युनिकेशन हेल्प करता है टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड द कंज्यूमर्स। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो रेलवेज है वो ट्रांसपोर्ट करती है व्हीट, और ईमेल्स और कॉल्स हम लोग यूज करते हैं फॉर प्लेसिंग द बिजनेस ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद अब हमें समस्या आई थी बैंक्स की, हमें समस्या आई पैसों की, तो उसके लिए आया हमारे पास बैंकिंग और फाइनेंस। तो यहाँ पर बैंक्स ने दिया आपको फंड फॉर रनिंग योर बिजनेस और फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, की बिजनेस को चलाओ भी और बढ़ाओ भी। साथ साथ यहाँ पर आपको सर्विसेज मिली इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कलेक्शन ऑफ चेक, फॉरेन ट्रेड पेमेंट्स। जैसे कि एसबीआई ऑफर करता है कैश क्रेडिट मैन्युफैक्चरर्स को। उसके बाद इंश्योरेंस। अब क्योंकि आपको डर लग रहा था कि क्योंकि बिजनेस में होते हैं बहुत सारे रिस्क, तो चाहे हो रिस्क कि कोई आपका सामान चुरा कर लेकर जा रहा है, आग लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या फिर वो ऊपर वाला ही तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन रहा है, यानी कि आ रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स, तो उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी आई इंश्योरेंस की, जहां पर आपको बदले में देना होगा कुछ प्रीमियम और बिजनेसेस को मिल जाता है कॉम्पेंसेशन फॉर देयर लॉसेस। जैसे कि अगर आपने ले रखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस अगेंस्ट द फायर, तो अगर कभी फैक्ट्री में लगी आग तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर हाउस। अब यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आपके टाइम बैरियर को यहाँ पर रिमूव करती है कि यहाँ पर ये आपके गुड्स को तब तक स्टोर करके रखेंगे जब तक आपको उसकी जरूरत ना हो। यहाँ पर आप स्टेडी सप्लाई मेंटेन करते हो स्टेबल प्राइस पे। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टोर करते हैं व्हीट को अपने अपने वेयर हाउस में हार्वेस्टिंग के बाद। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अब यहाँ पर हमें इन्फॉर्म करना है कस्टमर्स को अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो एडवर्टाइजिंग एक पेड प्रमोशन होता है जहां पर पैसे देके अपने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने कस्टमर्स तक। वहीं पे पब्लिक रिलेशन बिल्डअप करता है एक अच्छी गुडविल मार्केट के अंदर। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है द रोल ऑफ कॉमर्स कह लो, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह लो, ये सब बातें। अब द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, और उसके लिए हम कहेंगे क्या, बियर्स। तो यहाँ पर सिर्फ बियर्स से प्रॉफिट का रोल समझना है और कुछ नहीं। तो बी से होता है बेटा बिल्ड्स द रेपुटेशन, कि प्रॉफिट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन बिल्डअप करता है, एक अच्छी गुडविल मेंटेन करता है, लोगों के माइंड में एक ट्रस्ट बनाता है। तो यहाँ पर रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी ने ही उसकी ब्रांड इमेज को बनाया है। नेक्स्ट ई से आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का हायर प्रॉफिट ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि वो अपने अलग अलग फंक्शंस को, जैसे कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, उन सभी फंक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो कम हो रही है, कॉस्ट कम आ रही है, जिससे प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर वेराइटीज ऐड करने के लिए यानी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसमें न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आने के लिए यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए। जैसे कि एक रेस्टोरेंट चेन ओपन की गई एज एन आउटलेट इन द न्यू सिटीज। ठीक है, नेक्स्ट रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। ऑब्वियसली हम इतना खतरा मोल ले रहे हैं वो किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ना। तो प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है हमें रिवॉर्ड। जैसे कि एक स्टार्टअप ने रिस्क तो लिया, लेकिन यहाँ पर जब उनको प्रॉफिट मिला तो उनको खूब मजा भी आया। उसके बाद सर्वाइवल। प्रॉफिट जरूरी है क्योंकि हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, कम से कम उतना पैसा तो कमा के लेकर आना ना जितना हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो ये डिफाइन करते थे कि क्यों प्रॉफिट हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके रीजंस है कि क्यों हम सिर्फ प्रॉफिट को ही नहीं कह रहे कि यही हमारा इकलौता ऑब्जेक्टिव है। तो उसका पहला रीजन है कि अगर बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो ऐसे में करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिजनेस अनफेयर मींस को अपनाना शुरू करेंगे, जैसे कि मिलावट करना, गलत एडवर्टाइजमेंट देना, ज्यादा प्राइस चार्ज करना, ये सब काम उन्होंने करना शुरू कर देना है। और उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि शोषण होगा किसका, चाहे वो वर्कर्स हो, कंज्यूमर्स हो, इवन एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाएगा अपने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, जैसे कि वर्कर्स को कम वेजेस देना पैसे बचाने के चक्कर में।
उसके अलावा हम अपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भूल जाते हैं। कुछ पैसों के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ आज के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम तो लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। और अगर मार्केट में लंबे समय के लिए टिकना है तो आपको यहाँ पर इन सब प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा। तो कई बार शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट फोकस शॉर्टकट्स जो होते हैं वो आपकी रेपुटेशन और कस्टमर की लॉयल्टी को खराब कर देते हैं। जैसे कि जब भी ये त्योहारों का टाइम आता है तो उस टाइम पे मिठाइयों की दुकानों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी क्या करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, मिलावट करना शुरू कर देते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि उनकी एक छोटी सी गलती उनके बने बनाए ब्रांड को यहाँ पर खराब कर सकती है, उनकी रेपुटेशन को खराब कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लो क्वालिटी के गुड्स बेचना ताकि अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, तो ये आपके कस्टमर्स को, आज तो कस्टमर बना लिए तुमने, लेकिन कल को उन कस्टमर को तुम खो दोगे जब उन्हें तुम्हारी रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंपॉर्टेंट, बिजनेस रिस्क। लोग बहुत डरते हैं बिजनेस रिस्क से, लेकिन हमने तो अपने बिजनेस रिस्क को प्यारा बना दिया, उसको डियर कह दिया है हमने। अब डियर क्यों कहा है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हो, एक ऐसी अनसर्टेनिटी कह सकते हो जिसमें आपको नहीं पता कि आपको एडिक्वेट प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे। रिस्क कहा है कि इसी चीज के अंदर हम लोग रिस्क को देख रहे हैं कि क्या हमें जितना प्रॉफिट हमें चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने बिजनेस से, क्या उतना प्रॉफिट हम कमा पाएंगे या नहीं, वही हमारा बिजनेस रिस्क होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने दो तरीके के बिजनेस रिस्क के बारे में समझा। जनरली दो तरीके के बिजनेस रिस्क आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है बच्चों प्योर रिस्क, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ठीक है, तो पहले मैं बात करती हूँ स्पेक्यूलेटिव रिस्क की। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि यहां पर आपको गेन होने के चांसेस भी हैं और लॉस के भी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। दोनों के चांसेस यहाँ पर है, गेन के भी चांसेस है और लॉसेस के भी चांसेस है, प्रॉफिट के चांस भी है और लॉस के चांस भी है। बट प्योर रिस्क का मतलब है कि या तो यहां पर आपको लॉस होगा या यहां पर आपको लॉस नहीं होगा। यहां हम गेन की बात ही नहीं कर रहे हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क तो हर तरीके के बिजनेसेस में होता है, यानी कि यहां पर जब आप बिजनेस को रन कर रहे हो तो उस बिजनेस को चलाते चलाते आपको फायदे भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको नुकसान भी हो सकता है बिजनेस को चलाते चलाते। बट प्योर रिस्क का मतलब है कि आपको या तो लॉस होगा, 100% लॉस है, या जीरो लॉस है। मतलब मैम इसका कोई एग्जांपल, आपके बिजनेस का गोडाउन और गोडाउन के अंदर रखे हैं आपके गुड्स, अब उसमें आग लगना, अगर आग लग गई तो लॉस है, आग नहीं लगी तो लॉस नहीं है। तो प्योर रिस्क, तो ये दो कैटेगरीज होती है हमारी बिजनेस रिस्क की। अब हमारे बिजनेस रिस्क होता कैसा है, वो तो बहुत प्यारा होता है ना, बहुत प्यारा, बहुत क्यूटू होता है, वो तो डियर है हमारे लिए। तो डियर के डी से मतलब है बेटा कि बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा। किस तरीके का बिजनेस है आपका, उस पर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस के रिस्क की इंटेंसिटी क्या होगी। उसके बाद ई इसेंशियल एलिमेंट है भाई, बिल्कुल जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज नो रिस्क नो गेन, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। अगर तुमने रिस्क ही नहीं लिया तो वहां पर फिर रिटर्न की भी तुम एक्सपेक्टेशंस मत करो। उसके बाद अराइजेज, ए से आता है बेटा अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब ये रिस्क आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट का बदल जाना हमारे बिजनेस के लिए, कोई नेचुरल कैलेमिटी का आ जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, कोई हमारा सामान चुरा कर ले गया, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस बिजनेस रिस्क के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर होता है बेटा रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, कि हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, हम जोखिम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बदले में प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट आता है ना तो वो एक रिवॉर्ड की तरह आता है उस बिजनेस रिस्क के लिए। तो इसीलिए बिजनेस रिस्क बहुत प्यारा है, इसको पॉजिटिवली देखो, इसको नेगेटिवली मत देखो। अब बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, कॉजेस क्या है, तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज की बात करूं तो भैया ये तो वो कारण है जो उस ऊपर वाले ने हमारे लिए दिए हैं, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, तो ये सारी चीजें नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो रहा है। बट कुछ कारण हम भी बनाते हैं, हमारे ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि अननेसेसरी स्ट्राइक कर देना, लापरवाही दिखाना, डिसऑनेस्टी दिखाना,
केयरलेस हो रहे हो आप अपने बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीजें ह्यूमन कॉज के अंदर आती हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ह्यूमन कॉज है। वहीं पे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी होते हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से रिस्क आ रहा है, जैसे कि डिमांड बदल गई, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आती हैं। अदर कॉजेज में कई बार पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाने की वजह से हमारी मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, खराब हो गई है, उसकी वजह से भी रिस्क अराइज हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सारी केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद इसका फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल देन टेक केयर।